पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गई एडवाइजरी जुरिसडिक्शन मशवरा लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक रेफरेंस दायर किया है और उसमें जो वफाकी हुकूमत है उसने इस्तदा की है कि ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से मुनासिब हिदायत जारी करे। इसके मंदरजात क्या हैं, इसमें इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चल के बात होगी। साथ नाज़रीन, एक अहम चीज़ यह है कि पाकिस्तान का निज़ाम कुछ इस तरह का है कि जिन लोगों को दरबार में खुशामद करनी आती हो उनको ओहदे भी मिल जाते हैं, तैनातियाँ भी उनकी हो जाती हैं, अदालतें चाहे जो मर्जी कहती रही हों। और हमारी क्योंकि एक प्रिंसिपल्स के हवाले से बात होती है, जो दरबार में खुशामद करने वाले लोग पिछली हुकूमत में थे उन्हें ओहदे दिए गए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न, उसी तरह कानून को सब चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए इस हुकूमत ने भी नईम बुखारी साहब को पीटीवी चेयरमैन लगा दिया है और एज की रिलैक्सेशन अताउल्लाह कासमी साहब के हवाले से ही मांगी गई थी। इस काबीना को भी मैं ढूंढता रहा कि कोई मुझे इश्तिहार मिल जाए कि कहीं चेयरमैन पीटीवी के लिए कोई इश्तिहार दिया गया हो, वो इश्तिहार मेरे सामने अभी तक नहीं आया। तो इस केस की फर्दर तफसीलात क्या हैं वो आपसे प्रोग्राम में आगे चल के शेयर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़े इस हवाले से डायरेक्शन क्या थी अताउल्लाह कासमी केस में और उसका मुवाजना करेंगे नईम बुखारी की अपॉइंटमेंट से और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने समरी दी। ना सिर्फ ये, जो 17 तारीख का इजलास हुआ काबीना का, उसमें वजीर आजम ने क्या कहा और क्या वजीर आजम का जो विजन है पाकिस्तान टेलीविजन को लेके, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अंदर से बैठ के खुद सैबोटाज कर रही है और इसका इजहार 17 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने, फिर बाद में जो पूरी कैबिनेट थी उसने भी प्राइम मिनिस्टर का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का विजन था उस किरदार को सपोर्ट भी किया। लेकिन मिनिस्ट्री उस पर रोड़े कैसे अटका रही है वो आपको जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है इस हवाले से उसके ज़रिए आपके सामने ये पूरी कहानी लेके आएंगे। साथ साथ नाज़रीन, मुल्क में दीगर मसाइल भी चल रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना सेकंड फेज, छोटे छोटे जलसे जुलूस शुरू हो गए। आज मर्दान में भी इसी हवाले से एक था और वहाँ पर नोटिस ये किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मिसिंग इन एक्शन नजर आई। अब ये भी सोच एक आती जा रही है कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इस्तीफे कब देने हैं, क्या करना है, धरना करना है, नहीं करना। तो इस हवाले से इंटरनल काफ़ी राब्ते वगैरह हो रहे हैं क़यादत मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत के हवाले से। अब मेन आज की नाज़रीन जो खबर है मैं आपको ये बताते चलूँगी। हमने पिछले हफ्ते भी वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नदीम बाबर साहब से रिक्वेस्ट की थी, ऑन एयर भी रिक्वेस्ट की थी फेडरल मिनिस्टर फैसल वाडा की मौजूदगी में। उन्होंने कहा था वो वज़ीर आज़म से भी कहेंगे, नदीम बाबर साहब से भी कहेंगे कि जनाब आएँ और आके हमारे सवालात का जवाब दें। हमारे कोऑर्डिनेटर तलहा उनसे रब्ता करते रहे, पिछले हफ्ते भी उनके पास टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ़ होते हैं। और कल से भी हम कोशिश कर रहे थे कि नदीम बाबर साहब आज प्रोग्राम में आएँ, शिरकत करें और क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, दस्तावेज़ात हैं और जो मीटिंग में वो काम करते रहे हैं उस हवाले से काफ़ी सारे सवालात थे उनसे हमने करने भी थे। और जिस परफॉर्मेंस पे काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद स्पोक्स पर्सन ने शादियाने बजाए कि जी देखें नदीम बाबर ने शाहिद खाकान अब्बासी को चारों शाने चित कर दिया। बिल्कुल पीटीआई के वो सारे तर्जमान से ही कहे थे क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी एक साबिक वज़ीर आज़म को एक अनइलेक्टेड SAPM अपॉइंटी के सामने, जो कि पहले नून लीग में शहबाज शरीफ साहब की टीम में थे, उसके साथ बैठना ही नहीं चाहिए। तो एट द मोमेंट वो उनके साथ बैठे तो अदील राजा ने कहा कि ना मैच तो वहीं ख़त्म हो गया था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने आप को किस लेवल पे लेके आ गए। लेकिन बहरहाल वो उनका मामला था और जिस तरह भी दोनों साइडों ने क्लेम किया कि जी एक ने दूसरे को हरा दिया, हम चाह रहे थे कि नदीम बाबर साहब आ जाएं, 1-on-1 आ जाएं, एक्सक्लूसिव आ जाएं जैसे एक दफ़ा पहले आए थे। लेकिन नदीम बाबर साहब के पास वक्त नहीं है, उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अब उस बिजीनेस की वजह पता नहीं क्या है कि कौन से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनके मुफादात का उन्होंने दिफा करना है, जो कि इस वक्त ऑयल पेट्रोलियम क्राइसिस पे जो रिपोर्ट आई उसमें जो दस्तावेजात हैं, हालांकि उनका नाम नहीं है और नाम उनका हर जगह से गायब हो जाता है दस्तावेजात से, लेकिन जो ट्रैक है, फोरेंसिक ट्रैक है, वो तो वहाँ पर मौजूद रहता है। और वो ट्रैक हमने पकड़ लिया था कि नुमाइंदी एक तरफ
रिफाइनरीज की कर रहे थे, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कर रहे थे, और वो डॉक्यूमेंटेड चीज लॉबिंग का जो कल वजीर आजम ने जिक्र किया वो थी, और हमने उन्हें दस्तावेज दिखा के उन्हीं के दिखा के पूछना था कि आप लॉबिस्ट हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, रिफाइनरीज के, या आपने अवाम के मुफादात को वहां पे बैठ के डिफेंड करना है। आईपीपीज की जब रिपोर्ट आई तो उस वक्त भी उनके जो ख्यालात थे वो तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड थे, और उन्होंने उस वक्त उमर अयूब साहब को एक खत लिखा 8 अप्रैल 2020 को, और कहा कि मैं पावर सेक्टर की उस रिपोर्ट को मानता ही नहीं जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारे मौजूद थे। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई, बाबर याकूब साहब को उसका चेयरमैन बनाया, और इरादा यह था आईपीपीज के साथ ये एग्रीमेंट कर लें। अब दिसंबर खत्म होने वाला है, नदीम बाबर साहब ने कहा जी मैं तो अव्वल तो इसे मानते ही नहीं। और मजे की बात यह हुई कि वो जो खुफिया मुलाकातें यहाँ पे इस्लामाबाद में हो रही थी, कुछ पब्लिक मुलाकातें हो रही थी, नदीम बाबर साहब टेबल के दोनों साइड पे मौजूद थे, ओरिएंट पावर कंपनी की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन जब मैंने बाबर याकूब साहब की टीम मेंबरान और जराए से पूछा, उन्होंने कहा जी उनकी क्योंकि एक्सपर्टीज है ना, तो उस एक्सपर्टीज के लिए हमने उन्हें बुलाया था। हाँ, वो इस साइड पे भी आके बैठे थे, और दूसरी साइड पे उनकी कंपनी के जो अफसरान थे ओरिएंट के, वो आके बैठे थे। चले, नदीम बाबर साहब की मर्जी के हमारे पास नहीं आना, तो हमने फिर एक और कहा कि जी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब आ रहे हैं, और तो डॉक्टर मिफ्ता हमसे आपने हमारे सवालात के जवाब नहीं देने, तो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के सवालात के जवाब दे दीजिएगा। मेरे ख्याल से तलहा ने, अदील राय साहब यकीनन ये बताया था कि नहीं बताया था, ये भी बताया था कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने आना है, तो उस पर भी उन्होंने कहा जी बिजी, उनके जितने भी अफसरान हैं उन्होंने कहा बिजी, आज पॉसिबल ही नहीं आना। और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब खास तौर पर कराची से इस्लामाबाद आए, हमने उन्हें कहा था शायद नदीम बाबर साहब आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना, हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने का। पहले तो मैं ये जान लूं कि आप डॉक्टर हैं, आप दवाइयां देने वाले, गोलियां देने वाले डॉक्टर हैं या पीएचडी डॉक्टर हैं? सर पीएचडी डॉक्टर हूं। आपने कहां से की थी पीएचडी? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से। माशाल्लाह। तो और वहां से आपने पीएचडी की स्टैनफोर्ड के नदीम बाबर साहब, हालांकि स्टैनफोर्ड भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, शायद वहीं से पढ़े हुए नदीम बाबर साहब? मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे ख्याल वो फिर आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऊपर होगी यकीनन। नहीं, वो स्टैनफोर्ड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी भी ठीक है। लेकिन वो आना नहीं चाहा उन्होंने आपके साथ, वजह? मुझे नहीं पता। नहीं, चले डॉक्टर, मेरे ख्याल मैं बाकी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से तो पूछूंगा ही, जो सवालात वगैरह हैं, और गैस शॉर्टेज के हवाले से भी जो कंसर्न्स ये रेज कर रहे हैं, साथ साथ फर्दर डिटेल्स में भी आते हैं इन सारे मामलात की। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान का अगर हम 73 साल से देखें, मसला क्या है? मसला पाकिस्तान का ये है कि अगर मंजिल का हमें पता हो तो हम रास्ता जो अपनाएंगे उससे हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हमें मंजिल का ही नहीं पता तो फिर हम कोई भी रास्ता लें, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और हर थोड़े अरसे बाद हमें बताया जाता है इंतहाई क्रिटिकल टाइम आ गया जी, इंतहाई मुश्किल वक्त आ गया, फिर हम एक दोराहे पे आ गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई गवाची गांव होती है, यानी कि कोई भैंस अगर रास्ता भूल जाए, तो हमारे जो स्ट्रैटेजिक प्लानर्स हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकर्स, वो सारे के सारे 73 साल से एक्सेप्ट जो फाउंडिंग फादर से, सब के सब गवाची गांव, लॉस्ट काउ की तरह, या एलिस इन वंडरलैंड जो बातचीत हुई, एलिस इन वंडरलैंड का ये क्लिप आपको दिखाते हैं। एकली तमाम स्ट्रैटेजिक थिंकर्स का यही हाल। डॉक्टर साहब, आपको समझ आया ये क्या था? हमारे हालात इसी तरह हैं। हमारे हालात इसी तरह हैं। हमारे हालात इस तरह हैं, और ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं है कि आज हम बांग्लादेश से सब्सटेंशियली पीछे रह गए, और हमको शर्म आनी चाहिए। सच्ची बात है कि 1970-71 में जब हम पाकिस्तान 2 लाख हुआ था, तो हमारी पर कैपिटा जीडीपी भी यहाँ पे ज़्यादा थी, हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू जो थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। आज एक एवरेज बंगाली 4 साल ज़्यादा क्लास पढ़ता है, 4 साल ज़्यादा तालीम हासिल करता है, 8 साल ज़्यादा हमसे ज़िंदा रहता है। और जिस टके की हम मिसाल दे रहे थे, वो टका, अब वो टका जो है वो टके का नहीं रहा है, आप समझिए। मतलब वो रुपया जो हम मिसाल देते थे वो टके का हो गया, या उसके भी करीब, टके के करीब भी नहीं रहा है। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि हमने 1990 से पाकिस्तान की जीडीपी जो है 89 से कभी भी हिंदुस्तान से बड़ी नहीं है पर ग्रोथ, और सिर्फ 92 का एक साल था जब हम बांग्लादेश के आगे रहे, तो बांग्लादेश भी हमसे पर कैपिटा जीडीपी हर साल ग्रोथ ज़्यादा करता है। 14 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ 21 करोड़ की पॉपुलेशन पे पहुँच गए। ना हमने कभी पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दिया है, ना हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि जो पढ़ाते हैं आप केपी में जाके बच्चों को जो पश्तो बोलते हैं उनको आप उर्दू पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं,
कि कई बच्चों को आप जो उर्दू घर पे पंजाबी बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं उनको उर्दू पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो उर्दू बोलते हैं उनको अंग्रेज़ी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत ज़बान में पढ़ा रहे होते हैं। सीरियसली मैं समझता हूँ कि हम अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं, और फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर ये हाल होता है जो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, ये क्रेडिट आप लेना चाहेंगे कि आप काफ़ी अरसे से ये वार्निंग दे रहे थे कि गैस की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी दिसंबर और जनवरी में, तो वो गैस शॉर्टेज होगी है मुल्क सर? गैस शॉर्टेज हो गई है, गैस प्रेशर कम हो गया है, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि फिर से थोड़ा सा अगर आपको लग रहा था कि मईशत का पहिया चलने लगा है 2 साल बाद, बहुत बुरा हाल था 2 साल तक, और अगर ऐसा लग रहा था तो ये गैस की शॉर्टेज इसको ले डूबेगी। मतलब वही इंडस्ट्रियल आउटेजेस होंगे, गैस आउटेजेस होंगे, बहुत परेशानी होगी। 8-10 चीज़ें ऐसी हैं, 11 चीज़ें मैं अभी यहाँ लिख के बैठा हूँ ऐसी हैं जो इतनी गलती करी है एनर्जी की मिनिस्ट्री ने, इतनी गलती करी है जिसकी कोई ध्यान नहीं, कि जो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की गलतियां हुकूमत पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए थी। 2 साल पहले जब ये लोग आए थे तो इन्होंने कहा था आपको। मैं उन तमाम चीज़ों पे आता हूँ, लेकिन जो इस वक्त नाज़रीन मुख्तलिफ शहरों में आज हमारे कराची ब्यूरो ने, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद ब्यूरोज़ ने लोगों से जाके पूछा कि वाकई गैस की शॉर्टेज है कि नहीं है, और लोगों के इस हवाले से तासुरात क्या थे, आइए देखते हैं। परेशानी है सर जी कि गैस नहीं आता है। गैस की बिल जो है ना मीटर की, वो भी इसी तरह आता है, कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, और सिलेंडर की बिल जो है वो अलग से आता है। गैस सुबह से नहीं आ रहे, लकड़ी भी साथ साथ जला रहे और गैस है ही नहीं, बड़ा टेंशन है। गैस किधर आ रहा है? दिन का खाना रात में हम लोग खाता है। गैस की बहुत परेशानी है, सुबह बच्चे नाश्ता बनाने बैठे तो गैस नहीं आ रही होती है, बिल इतने भेज रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। गैस है ना बहुत कम आ रहा है, इतना आ रहा है सालन भी बड़ी मुश्किल से पक रहा है, पहले नहीं हुआ था, ये अब होने लगा बेटा। सुबह ना नाश्ता पकता है, 4 बजे के बाद रात का खाना नहीं पक सकता। बिल आ रहे हैं इतने बड़े बड़े के, पहले आता था यही बिल 300, 350 का, अभी 2-2, 2,500 हजार रुपए का बिल आ रहा है। गैस की परेशानी भाई बहुत ज्यादा है, और कब तक बाजार से मंगाएंगे हम खाने? छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, और इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, बिल इतने ज्यादा भेज देते हैं ये लोग। सारे दिन में मतलब सारे 2 घंटे 3 घंटे की गैस होता है, बाकी लोड शेडिंग है, कोई मतलब वो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करता, और हम भी बैठे हुए हैं बस ऐसे ही। कुल बाहर में लोड शेडिंग हो रही है बहुत काफ़ी, सुबह भी नहीं होती इतनी खास, शाम के असर के टाइम भी नहीं होती, रात के टाइम भी खाना पकाने के लिए नहीं होती, तो मुश्किलात तो है थोड़ी बहुत। गैस बिल्कुल पूरा शहर में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है। पता नहीं है ये गैस कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें तो गैस, इससे गैस ना होना ही बेहतर था। बिल्कुल गैस प्रेशर भी नहीं है, और बिल इतना बेचते हैं, बिल्कुल हम लोग मजदूर का रात देख लो उनका इतना कमाते हैं, गैस का बिल भी क्या बच्चों का कमाई पूरा नहीं हो सकता है, पेट नहीं भर सकता है, और गैस का बिल किधर से भर ले। अभी इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना बिल आ रहा है। प्राइवेट नौकरी वाले क्या कर सकते, किराया दे घर का, गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे, इतना बहुत मसले मसाइल है। गैस नहीं आ रहे, हम खुद ही सिलेंडर से भरवा के लिए तकरीबन 2 महीने से नहीं आ रही हमारी, और रात को 10 बजे के बाद आती है। परेशानी तो है, इधर गैस महंगा है, हम महंगा ले रहे हैं, गैस नहीं आता है। गैस नहीं आती है, 10 बजे के बाद नहीं आती गैस, फिर तकरीबन अजाना के टाइम 4 बजे फिर आ जाती है। गैस का आजकल बहुत मसला आ रहा है, सुबह से नाश्ता बाहर किया, आप घर जाएंगे फिर घर वाले कहेंगे बाहर से रोटी लेके, और नाश्ता आजकल बाहर ही खा रहे हैं। जब खाना पकाने का टाइम होता है उस टाइम पे गैस ही नहीं होती। अब रात को 12-1 बजे के 2 बजे के बाद गैस आए, उस टाइम पे खाना पकाने लगे या नींद पूरी करे। गैस की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान है, बाहर से नाश्ता करना पड़ता है, इतनी गुंजाइश नहीं है हम घर से बाहर से खा सके। गैस सिलेंडर असं लेंगे, सिलेंडर की गैस ही 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो कौन गरीब कितों रोजाना किलो 5-6 जी खाने वाले असं इतनी तनख्वाह कितों गुजारा करा। गैस ऐसे आ रही होती है जैसे ना वो मोमबत्ती की लाइट नहीं होती, बिल्कुल मध्यम सी आ रही होती है। घर में गैस तो आती नहीं है, आती भी है थोड़ी आती है, और बिल फुल ये भेजते हैं जो रूटीन के मुताबिक भेजते हैं। जैसे अभी सर्दी स्टार्ट हुई तो बिल्कुल गैस अभी जाना खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं आ रही, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर भी महंगा पड़ रहा है सर, हम किधर जाएं फिर? बहुत कम आ रही है, गुजारा नहीं होता, हम लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर पे महंगा कर दिया, अभी गरीब आदमी कितने गुजारा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये सिर्फ चंद तासुरात सुने। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, ये बड़े शहर हैं। जो छोटे शहरों में हालात हैं वो बिल्कुल आवाम, हमें उसका एहसास है कि वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। और वज़ीर आज़म ने कल ही इसका वाज़े किया कि यह हुकूमत सीखती रही है और अगले 2.25 साल शायद चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। लेकिन वज़ीर आज़म साहब के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है वो ख़ुद मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीज़न, वही मसला है जिससे वज़ीर आज़म को खुद रातों को नींद नहीं आती। और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, वज़ीर आज़म ने क्या एतराफ़ किया इस हवाले से, आइए देखते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है वो है पावर मिनिस्ट्री का।
जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। ये जो बिजली का सेक्टर है ये इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, इसमें इतने डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने सबको रैशनलाइज करना है, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है। अगर हमने कोई भी अवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक उनकी वो अफोर्ड भी कर सकें, और साथ साथ ये जो कर्जों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाएं। हमारी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पावर का। जी नाज़रीन, और इसी वजह से वजीर आजम की रात की नींदें उड़ गई हैं। आवाम के मसाइल अपनी जगह, वजीर आजम को भी इस कर्ब का एहसास है और उन्हें इस वजह से नींद नहीं आती। ना सिर्फ ये, वजीर आजम ने कौम को कल ये भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर डिवीजन, उनको पेट्रोलियम डिवीजन उनको बाकायदा तौर पे धोखा दे रही है, फिगर फजिंग कर रही है वजीर आजम पाकिस्तान को। किन अल्फाज में वजीर आजम ने कहा, और 1.5 साल तक यह सिलसिला जारी रहा। क्या कहते हैं वजीर आजम, आइए देखते हैं। कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना, वजीर आजम पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि 1.5 साल तक धोखा दिया जाता रहा, गलत फिगर दिए जाते रहे। और ये कौन लोग थे जो वजीर आजम को मिसलीड इस हवाले से कर रहे थे? सवाल ये भी है कि उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई, या कि ये धोखा अभी भी दिया जा रहा है और आवाम को भी धोखा दिया जा रहा है और आवाम की मुश्किलों में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह का एक मामला था GIDC का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाना था और एक रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया गया था, जिसके बाद मीडिया में हमने बहुत से सवालात उठाए। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, उस पे आज तक अमल दरामद कराने के लिए उसे स्कटल किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा था कि ये पैसे नहीं मिलेंगे और खिलाफ हमारे फैसला आ सकता है, ये फैसला इंप्लीमेंट भी उन्हीं लोगों ने करना है जो कि अब वहां पे कछुए की स्पीड से चल रहे हैं कि ये डेडलाइन गुजर जाए और ये पैसे हमें रिकवर ना करने पड़े। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस वक्त ये कौम को और क्या बता रहे थे, काबीना को क्या धोखा दे रहे थे, काबीना की आंखों पे क्या पट्टी चढ़ा रहे थे ये लोग, आइए जरा देखते हैं। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये हमें कहे कि जनाब आपने इन सेक्टर्स को, इन इदारों को 295 अरब रुपए वापस देने हैं। ये भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, या वो कह सकता है ये इलीगल है, जिस सूरत में कुछ भी नहीं है। 273 बिलियन 2015 से 19 तक जो कि इल्तिवा का शिकार है, जो कि लिटिगेशन में फंसा हुआ है और उसका कोई हमें पता भी नहीं है कि क्या होगा। ये 273 अरब रुपए जो कि एक इस वक्त इबाम का शिकार है, हमें पता भी नहीं है मिलेंगे नहीं मिलेंगे। या तो हम इसी तरह चलते रहे, 10 साल और लिटिगेशन चलती रहे और आखिर में कोर्ट कहे कि जी चूंकि आपने ये पैसे कहीं लगाए नहीं है डेवलपमेंट में, तो ये भी आपको नहीं मिलने चाहिए, और ये मामला इसी तरह और 10 साल खटाई में पड़ा रहे। 273 बिलियन रुपए जो 2015 एक्ट के बाद अक्रू हुए जिनमें से कोई अंदाजा नहीं है कि कुछ भी मिल सके कि नहीं मिल सके। आप इमेजिन करें कि हम 10 साल ये केस लड़ते रहते हैं और 10 साल बाद कोर्ट कहता है हाँ जी आपने सही है लेवी लगाई, तो इतने पता नहीं कितने सैकड़ों 100 बिलियन इकट्ठे हो गए होंगे, उस वक्त कौन दे सकेगा? और गैर यकीनी है कि इसमें से कुछ मिल भी सकेगा कि नहीं मिल सकेगा। अब वो तो बजट में चला गया 4-5 साल पहले, जब भी कलेक्ट हुआ था, जितना भी कलेक्ट हुआ था वो जाके फारिग हो चुका हुआ। अब उसका क्या कर सकते हैं? हमें ये नहीं मालूम कि वो 417 आखिरकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब हक में फैसला दे दिया और स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी कि इस तरह से इस पे चलना है, उस पर प्रोग्रेस भी कछुए की स्पीड से चल रहा है। लेकिन क्योंकि मामला GIDC का आया, हमें ये नदीम बाबर साहब ने कामरान खान साहब के शो में बताया कि आपकी हुकूमत GIDC के पैसे खा गई। वो लंदन तो नहीं चले गए पैसे 217 अरब? नहीं, लंदन नहीं चले गए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास ही पैसे हैं। जैसा आप एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज देते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को जाता है, लेकिन वो एक्सपोर्ट के अंदर लगाने होते हैं। अब जैसे पेट्रोलियम लेवी है, इन्होंने 400-500 अरब रुपए लिया, तो हुकूमत का एक अकाउंट होता है, फेडरल गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर 1 है स्टेट बैंक में, उसमें पैसे रखे होते हैं। अब हुकूमत जो है ना वो 25,000 अरब रुपए कर्ज पे चल रही है इस वक्त, या अब तो 35,000 अरब रुपए कर्ज पे चल रही है। तो आप समझ लीजिए कि 250 अरब रुपए उसके अंदर और भी हैं। जब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहे तो चेक लिख के दे सकती है 250 अरब रुपए का। वही मतलब इन द सेंस कि अगर मुझे किसी कंपनी ने एडवांस पैसे दिए हों कि भाई ये लोग कल तुम मुझे बबल गम बेच देना, विच इज व्हाट आई सेल, तो
वो पैसे रखे हो, मैं वो थोड़ी सोचूंगा कि उसी जो कैंडी जो चीनी उसी बबल गम के लिए खरीदूंगा, वही पैसे इस्तेमाल करूंगा, तो अपनी जनरल कंपनी है उसका बबल गम बना के दे दूंगा। तो ये वो पैसे जनरल फंड में गवर्नमेंट के आ गए, जब हुकूमत चाहे चेक। लेकिन नदीम बाबर साहब, अगर मुझे सही याद हो, वो तो कह रहे थे कि ये पैसे खा पी गए, खत्म हो गए, उन्हें मिल ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का जो अकाउंट नंबर 1 है उसमें ये मौजूद होते हैं हमेशा। लेकिन गवर्नमेंट तो चलती डेट पे ही है ना। अगर ये पैसे नहीं होते, मिसाल के तौर पे अगर 25,000 अरब पे हम छोड़ के गए थे, मतलब 24,953 अरब रुपए पे छोड़ के गए थे, ठीक है, अगर ये पैसे और 1200 अरब रुपए बैंकों में, मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट में पड़े थे हुकूमत में, अगर वो पैसे नहीं होते तो वो 1200 अरब की जगह पड़े होते, समझ लीजिए 950 अरब रुपए, ठीक है, तो वो 1200 अरब रुपए पड़े, या आप समझ लीजिए 25,000 अरब की जगह 25,253 रुपए अरब होते। तो द फाइनेंस मिनिस्टर जस्ट हैज टू राइट। आप कह रहे हैं कि ये पैसे आप लोगों ने नहीं खाए, ये इन्होंने आके खाए? नहीं, इन्होंने भी नहीं खाए, वो पैसे रखे हुए हैं, जब इनको चाहिए वो खर्च कर लें। तो नदीम बाबर साहब क्यों कह रहे थे कि मिल नहीं रहे? सर मेरी बात सुने, अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक चार्जशीट पढ़ के सुनाता हूँ। इन्हें जब आए थे, आपको बताया 2 साल पहले, आपने भी शो किए हैं, इन्होंने कहा था हम फॉरेन टर्मिनल लगाएंगे। अली जदी साहब भी कहते थे कि हम टर्मिनल लगाएंगे और हम मर्चेंट टर्मिनल लगाएंगे। आज तक टर्मिनल नहीं लगा, और मैं अब आपको इस प्रोग्राम में दावा करूंगा कि इनकी हुकूमत में टर्मिनल नहीं लगेगा। वजह सर पाइपलाइन, एक तो ये कि अली जदी साहब की मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर आपको भी पता है, कराची में बच्चा जानता है कि वो उधर अब जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। यूं तो ट्रांसपेरेंसी का बहुत दावा करते हैं अली जदी साहब। सर दावा बड़ा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक्सॉन मोबिल ने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन पाकिस्तान में करा था, इट हैज वॉक्ड अवे। और अली जदी साहब की वजारत जो है, अभी इन्होंने एक और कंपनी को लेटर लिखा जो कि चाइनीज कंपनी है, जो कि गवादर के अंदर एक और LNG का प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है, जिससे पाइपलाइन की भी जरूरत नहीं है, ट्रकों में डिलीवर कर रही है। उसको भी इन्होंने क्वेश्चन करा है कि आप क्यों अभी कर रहे हैं ये। तो इनको तो ये GITL की बात कर रहा हूं। लेकिन लेकिन जो फोर्ट कासिम में लगने थे, अगर आप कहते हैं ये लेटर स्क्रीन पे भी दिखाते थे, इन्हें काम करने से रोक दिया चाइनीज कंपनी। इन्होंने कहा है कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आपने क्यों हमसे पूछे बगैर LNG का काम शुरू कर रहे हैं, जबकि यार अगर वो कर रहे हैं, चाइनीज कंपनी अगर कोई लेके आ रही है, ठीक है, आपको सवाल पूछने तो पावरफुल, लेकिन आप उसको इंकरेज करें ना, इन्वेस्टमेंट अच्छी बात नहीं, अच्छी कायदे कानून के तहत चाह रहे होंगे। कौन मना कर रहा है कि आपको लगता है कि चाइनीज इन्वेस्टर जो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में आके कायदे कानून तोड़ेंगे, और ये कायदे कानून सिखाएंगे इनको मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स वाले, जिन्होंने एक्सॉन को भगा दिया। एक्सॉन मोबिल दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है, दे हैड मेड अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस लेटर में तो मेरे ख्याल जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी का है कि कोई कानून जाब्ते के तहत आप चलें। आज हमने कोशिश की थी, अदील राजा ने अली जदी साहब से मौक़िफ़ लेने की, उन्हें इतना कंफर्म किया कि हाँ कुछ हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है वो अभी तक नहीं मालूम। वो बिकॉज खैर आपको भी पता है कि वो क्यों हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल नहीं लगने दी, टर्मिनल की जगहों पे लड़ाई हुई, उसके बाद पाइपलाइन नहीं लगाई तो टर्मिनल को पाइपलाइन एक्सेस नहीं मिला। भाई पाइपलाइन नहीं होगी तो गैस का कन्वे कैसे करोगे आप 1200 मिलियन क्यूबिक फीट की? सब गुब्बारे में भर के नहीं कर सकते, शायद इनका ये प्लान है। अच्छा उसके बाद ये भी रशियन कंपनी से हम लोग एक वो करके गए थे, ऑल दैट टू डू वाज टू डू दिस, कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 2 साल में नहीं दिया। ऐसा लगता है कि इनको LNG नहीं लेके आनी। उसके बाद देखें महीने के अंदर 15 नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन थी। हाँ आप देखें, मेरा रशियन कंपनी से बात हुई थी, वो थोड़ी सी महंगी थी, मेरा दिल जो पर्सनली था, मैं किस कंपनी से बात हुई थी? ये 2 रशियन मुझे नाम याद नहीं है, सच्ची बात है, कोई पता नहीं मुझे नाम याद, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि FWO को दे दो। FWO को ठेका देने से फायदा ये था, हालांकि और उससे सुई गैस से भी सुई गैस की कंपनियां खुद भी कर सकती हैं। जो नॉर्थ की कंपनी है उसका नाम भी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड है, लेकिन राइट ऑफ वे वगैरह के मसले जो है ना FWO बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेता है, तो उनको दे दो, और मतलब वो व्हाटएवर, सो एंड वी कैन शेयर आवर एक्सपर्टीज विद देम। बट आई मीन सो वी हैड स्टार्टेड टॉकिंग टू देम अबाउट दिस। उसके बाद देखें महीने के अंदर से 15 से 20 से ज्यादा लॉन्ग टर्म सौदे नहीं, स्पॉट सोल्स नहीं होते, ठीक है। महीने के जो 75 to 80% गैस इज सोल्ड ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 75%, कम से कम 80-90%, जापान वगैरह 90%। कोई गाजर मूली है जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मैंने नदीम बाबर साहब ने कहा है कि सर गाजर मूली जो है ना वो दुकान पे मिलती है, वरना तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर आप चीज़ें खरीदते हैं ना। गैस अगर आप खरीद रहे हैं जिससे आपका पावर प्लांट रुक जाता है, जिससे पूरे देखें ना अभी इस वक्त जो ये आपके टीवी पे जो लोगों ने बताया है कि जिनके घर में चूल्हा नहीं आ रहा, आप देखें इत्तेफाक देखें कि कराची और लाहौर वाले सब एक ही बात कर रहे हैं कि हमको नाश्ते पे गैस नहीं मिल रही, दोपहर को गैस नहीं मिल रही, रात के 11 बजे के बाद गैस मिल रही है, 10 बजे के बाद गैस मिल रही है। अब ये तो बड़ी लंबी सेटिंग है कि कराची में जो आदमी बोल रहा है और जो लाहौर में खातून बोल रही है वो सब एक ही बात कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि सबको ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब मिल चल रही है, शिफ्टें चल रही हैं, तो उनको नहीं मिल रही। आप ये क्या कर रहे हैं? मतलब अपने मुल्क को जो मियां नवाज शरीफ की जो 5 साल की हमारी जो कोशिश थी, हम और कुछ भी फेल हो गए, हमने कम से कम एक चीज़ करके दी है कि पाकिस्तान में बिजली और गैस का मसला सुलझा दिया था। इन्होंने इस मसले को फिर ख़राब करा है, जानबूझ के, मैं आपको बता रहा हूँ ख़राब करा। एक लॉन्ग टर्म डील नहीं करी, शुरू करी थी, उसके बाद PLL ने कागज़ ही नहीं खोला, डर गए नैब से, जो भी हुआ इन्होंने कागज़ ही नहीं खोला। 11 साढ़े 11% में इनको गैस मिल रही थी, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने इस समर में गैस नहीं ली पूरी जितनी ले सकते थे, एलएनजी टर्मिनल खाली पड़े हुए थे, ले सकते थे। 2 अरब यूनिट जो हैं वो डीजल पे बने हैं। 2 अरब यूनिट डीजल पे, 2 अरब से ज्यादा यूनिट डीजल पे बने हैं। 2.15 आई थिंक गीगावाट आवर्स जो है वो डीजल पे बने हैं। बिजली, इस बिजली जी इस समर कैसे? वो तो हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट पे कैसे ये बिजली फ्यूल पे कैसे? डीजल पे, डीजल कैप्को में डीजल चला है, सैफायर में डीजल चला है, बलोकी में डीजल चला है। और मैं आपको मतलब 2 पॉइंट मेरे ख्याल से मैं बल्कि ये मुझे ऑर्डर ऑफ मेरिट मिल गया है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, और ये लेटेस्ट वाला है। ऑर्डर ऑफ मेरिट पे ये तो कहीं 103 नंबर पे आता है, और ये कैप्को, हेलमोर जो डीजल पे चलने हैं। सैफ पावर, सैफायर ये डीजल पे चले, ये सैफायर डीजल पे चला है, ये 103 नंबर पे आता है। उससे पहले 100 और हैं जो पावर प्लांट्स फायर होने, ये पहले फायर हो गए, आपके पहले चल गए। सर ये देखें, मुझे नहीं पता कि 100 में से और कितने कितने यूनिट चले। मुझे ये पता है कि ये इस महीने इस समर के अंदर आपने 280 गीगावाट आवर्स बनाए जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जिसका मतलब ये जिसके अंदर आपने सैफायर चला है, बलोकी चला है, थोड़ा सा कैप्को चला है, और ये सर मैं भी ओरिएंट भी चला है। नहीं, ओरिएंट नहीं चला, बिल्कुल सैफ पावर भी चला है। नहीं, ओरिएंट और सैफ पावर नहीं चले, लेकिन जो चले हैं मैंने आपको बता दिया, कैप्को, मोस्टली कैप्को, बलोकी एंड सैफायर, ये 3 चले। और आपने आपने 280 गीगावाट आवर्स आपने बिजली बनाई है, ठीक है, ये डीजल पे। इसके किसी को फायदा दिया गया या मजबूरी में? सर मेरी बात सुने, मुझे ये नहीं पता कि किसको फायदा दिया, मुझे पता है कि किसको नुकसान दिया। मुझे पता है किसको नुकसान दिया गया है। मुझको नुकसान दिया गया है, आपको नुकसान दिया गया है। 28 देखें, 18 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है डीजल की, 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है एलएनजी की, तो 12 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे जितने यूनिट मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये सीधी बात है। ये आपने इंतहाई सीरियस चीज पॉइंट आउट की है। नाज़रीन, पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो पीटीवी में नईम बुखारी साहब की तैनाती बतौर चेयरमैन, और दरबार की रवायात क्या इसी तरह कायम रहेंगी जो नून लीग के दौर में थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही काम करेगी? इस पर भी बात करेंगे। साथ जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में आज आर्टिकल 186 के तहत हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन के तहत मांगी है, एडवाइस मांगी है, उस पर बात करेंगे। और इससे फायदा किस किस ने लिया? जो भी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब बात कह रहे हैं कि डीजल पे पावर प्लांट चलाए गए और इतने बिलियंस उसमें कहीं ना कहीं तो ये गए, और फायदा अगर आवाम का नुकसान हुआ है तो फायदा तो किसी ना किसी का हुआ है। ये फायदा कमाने वाले कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कि डीजल बेचती हैं, डीजल का कारोबार करती हैं, रिफाइनरीज, उनके एजेंट बैठ के उनका दिफा कर रहे हैं। एक वक्फे के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे और ने बाकायदा फिगर शेयर की कि किस तरह एलएनजी को इग्नोर करके महंगे डीजल से पावर प्लांट चलाए गए। और जो पावर सेक्टर की नाज़रीन हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है जो वज़ीर आज़म के कहने पे बनी थी, उसमें बाकायदा तौर पे बनाया गया है कि डीजल पे जब और फर्नेस ऑयल पे जब ये पावर प्लांट चलते हैं तो कितना पैसा यहाँ पे सिर्फ ये लोग इस चक्कर में कमा लेते हैं। और इनका एक फोरेंसिक ऑडिट होना था, वो भी आज की तारीख तक नहीं हो सका है। तो ये फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ। जो कुछ पावर सेक्टर की आपने यकीनन ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, यही वजह है जो फॉल्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किए वो अभी तक कंटिन्यू कर रही हैं चीजें। देखिए, ये चीज़ें तो कंटिन्यू कर रही हैं। अभी ऑडिट के अंदर भी बड़ा मसला है कि ऑडिट करेंगे तो कब से करेंगे, इसके टीओआर सेट करें, कब से लागू होना चाहिए। देखिए, सच्ची बात यह है कि टिपिकली ये होता है कि जो फर्नेस ऑयल का मैं एग्जांपल देता हूँ, आसान है कि बहुत सारी कंपनियों को 180 ग्राम फर्नेस ऑयल की ज़रूरत होती है बिजली एक यूनिट बनाने की, लेकिन उनको 210 ग्राम की इजाज़त होती है। तो 30 ग्राम के जो पैसे हैं वो उनको बच जाते हैं। तो अगर वो नेपरा ऑडिट कर ले, वो नेपरा के उसमें है, तो उससे हो जाता। अब उनके पास उसका जवाब होता है कि देखो 20-30 साल का प्लांट होता है, शुरू में हमारा प्लांट एफिशिएंट होता है, अगले आखिरी 10 सालों में एफिशिएंट कम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ऑडिट कराने में तो कोई अर्ज नहीं है ना। नहीं, नदीम बाबर साहब ने बाकायदा अपोज की है और जो उन्होंने लेटर लिखा था उसमें उन्होंने बड़ा बाकायदा लिखा है कि आई हैव बीन प्रपोजिंग रीअलाइनमेंट, और साथ रिपोर्ट के बारे में माई सिंसियर एडवाइस टू यू एज द हेड ऑफ कमेटी फॉर रीनेगोशिएशन वुड बी टू बिल्ड एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट रादर देन एक्विजिशन ऑन ग्राउंड दैट कैन नॉट बी supported analytically. Inshallah, you'll succeed. While any possible concessions by Orient Power can only be decided by the Omani government, you will have my unwavering support in the process. और इस खत में इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं इस रिपोर्ट की जो वजीर आजम के कहने पे बनी थी, और कहते हैं मैं इस रिपोर्ट को मानता ही नहीं हूं।
सर वो देंगे, मैं उसमें पर्सनल नहीं जाऊंगा, मैं तो, और मैं एग्जाम्पल पर्सनल क्या, ये ऐसे पीएम है, ये पर्सनल, ये पर्सनल कैसे हो गया? मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ऑडिट कराने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तो ये देखें, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अब जब से ये खान साहब की हुकूमत आई है, पीटीआई की हुकूमत आई है, इन्होंने गैस के रेट्स बढ़ाए। आपके पास मैं और उमर और अयूब साहब भी इधर आए थे, उन्होंने कहा था हम रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमको बिजली के रेट भी बढ़ाए कि सर्कुलर डेट कम हो जाएगा। अब सवाल तो ये बनता है ना कि आपने, ये लोग भी कह रहे थे ना आपको कि बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे हैं, अभी और महंगे होंगे, बिजली के बिल और भी महंगे होंगे, लेकिन मुझे सवाल ये, मुझे बताइए कि क्या सर्कुलर डेट कम हुआ? बिजली के बिल तो आपने ले लिए, क्या आज 860 अरब रुपए एसएनजीपीएल और एसएसजीसी की आउटस्टैंडिंग नहीं है? क्या तकरीबन मतलब ये कि सब मिलाकर आउटस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है। क्या पहली मरतबा पाकिस्तान में गैस का सर्कुलर डेट नहीं हो गया है? क्या बिजली का सर्कुलर डेट जो है वो 2300 अरब रुपए से तजावुज़ नहीं कर गया एज ऑफ अक्टूबर? क्या इस महीने 60 अरब रुपए का सर्कुलर डेट नहीं होगा? जब आपके पास एलएनजी के टर्मिनल मौजूद हैं, आपको दुनिया में हिस्टोरिक लो प्राइसेस मिल रही हैं। आप देखिए अशर साहब के पूरे अप्रैल के महीने में हुकूमत पाकिस्तान ने बैन करके रखा। डॉक्टर साहब आप बातें किए जा रहे हैं, गाजर मूली का कारोबार नहीं है, एलएनजी आपने लगाए हुए। सुने नदीम बाबर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए नाज़रीन देखते हैं। एलएनजी को गाजर मूली है, मैं कल जाके बाजार से ले आऊं, परसों मैं किसी को बेच दूंगा। जो खरीदार दुगनी कीमत देने को तैयार है मैं उसी को बेच सकता हूं ना। मैं अगर एलएनजी फालतू ले आऊं और लोग वो कीमत देने को तैयार ना हो तो मैं उस एलएनजी को हवा में छोड़ूं। एक कार्गो, एक शिप एलएनजी की $25 मिलियन की है। अगर मेरे पास कंफर्म्ड ऑर्डर नहीं है उन लोगों के जो एलएनजी खरीदने को तैयार हैं और उसकी कीमत देने को तैयार हैं, तो मैं एलएनजी ला के करूंगा क्या उसका? जी डॉक्टर साहब, वो एलएनजी की जब डिमांड ही नहीं है तो ला के क्या करेंगे? और गाजर मूली वाला कारोबार नहीं है ये, हवा में छोड़नी है उन्होंने गैस। सर गुजारिश ये है कि जब आप डीजल चला रहे हैं उन प्लांट्स में, सैफायर में, बलोकी में, जो गैस पे चल सकते हैं, तो फिर तो कोई मुजायका ही नहीं है ना उधर गैस चलाने पे। मतलब फिर तो कोई सोच ही नहीं है ना। आपके पास तो आपने फर्नेस ऑयल चलाया है, आप उन प्लांट्स पे गैस चला सकते थे जैसे नंदीपुर। बिजली का जो महंगी होगी वो इसी वजह से महंगी होगी। सर और भी वजूहत हैं, लेकिन ये मेन वजह है। आप देखें ना, देखें ये जो बात करते हैं कि ये महंगे सौदे, सस्ते सौदे, सर देखें 3 रुपए 4 रुपए से ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट जो कैपेसिटी चार्ज होता है। डीजल का 18 रुपए कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो फ्यूल कॉस्ट है, तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या फिक्स्ड कॉस्ट है। आपका डीजल की कॉस्ट आपने इतनी डाल दी है। मतलब ये जो इन्होंने करा है सर, मैं आपको बता रहा हूं कि ये अजीब सा एक कर दिया कि गैस मजीद महंगी होगी, 25% गैस महंगी होगी। आपको भी पता है कि 25% महंगी होगी 25%, क्योंकि सर इन्होंने 60-70 अरब रुपए के तारीख रकम करी है महीने के सर्कुलर डेट की, महीने के सर्कुलर डेट की, गैस के सर्कुलर डेट्स हो रहे हैं और 1 पैसा अभी आपको पता है, ये बात कर रहे हैं 960 रुपए एक्सपोर्ट, 950 रुपए एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट जो करती है सेक्टर्स, उनको जो सस्ती गैस देनी होती है उनका इस वक्त 950 रुपए रेट है। प्रेशर नहीं आ रहा, पूछ लीजिए किसी से। और जो लोकल इंडस्ट्री को आप गैस दे रहे हैं वो 1050 रुपए के ऊपर दे रहे हैं। डोमेस्टिक के अंदर, घरों के अंदर आपने रेट बढ़ा दिए हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? मतलब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान विच हैज 3500 मेगा क्यूबिक फीट ऑफ गैस एवरी डे। कहते हैं कि सारा कुछ आप करके गए, आपकी पॉलिसी वो तो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम क्या इस आप ये बोलें, आप 22 दिसंबर को आप वो खोल रहे हैं, आप 10 दिसंबर को बिड खोलते हैं, 22 दिसंबर को आप बोलते हैं मैं फैसला करूंगा 22 दिसंबर को, और आप बोलते हैं मुझे 8 जनवरी को एलएनजी कराची पहुंचा के दो। किसी ने बिड नहीं करी पूरी दुनिया में। थोड़ी है कि वो इतनी जल्दी पहुंचा देते। तो नहीं थे तो फिर अगस्त में कर लेते। पिछले साल अगस्त में करी थी, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया ना। आपने भी कोई शो नहीं किया, पिछले साल इन्होंने अगस्त में कर ली थी, इनको मिल भी गए। इस बार जनवरी के पहले 3 इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले ही नहीं। अब ये बोलते हैं कि नहीं हमको चाहिए ही नहीं थे 14, वो भी गलत बात है। और फिर दिसंबर की 30 का जो है वो जनवरी की पहले। इसमें हिकमत क्या है, लॉजिक क्या है कि जो हमें समझ नहीं आ रही? सर अगर ये तो एक तो कम से कम ग्रॉस नेग्लिजेंस है कि आप अगस्त के अंदर जो है वो ले लेते। ग्रॉस नेग्लिजेंस है, एटलीस्ट ग्रॉस नेग्लिजेंस है। इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं कहते सर। ये देखें, मैं आप एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन क्रिमिनल नेग्लिजेंस ये देखें केस बनता है। देखिए ये सीरियस एक्ट्स ऑफ ओमिशन तो है ना। आपने अगस्त में गैस ना लेकिन आप नैब का केस इन पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नैब का केस सर, मैं खुद नैब को बता रहा हूं, अल्लाह किसी को ना। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, आप भी मिनिस्टर रहे हैं, बीओआई में भी रहे हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, लॉबिस्ट एक्टिव होते हैं ना वजारतों में? ऑब्वियसली सर। अच्छा, और अगर ये पता लगे आपको कि 8 जून को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी में कहती हैं कि जी
फोर्टनाइटली कर दें तेल की कीमतें, अगर आपके पास ये आके कहते तो आप फौरन 2 दिन में ये फैसला कर लेते? सर ये फैसले जो है ना कि किस तरह कीमतें सेट होती हैं, ये ईसीसी और काबीना के बगैर अब नहीं हो सकते। नहीं हो सकती ना। अच्छा, 8 जून को ये प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है, वो तो आपने सुना होगा। अदील राय साहब ये डॉक्यूमेंट चलाएं, ये डॉक्यूमेंट नाज़रीन स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये मैं आपके सामने भी रखता हूं। 8 जून को प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग होती है जिसमें कि रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहती हैं जी फोर्टनाइटली फॉर्मूले पे ले आए। 10 तारीख को ईसीसी की मीटिंग होती है, उसमें हफीज शेख साहब एक कमेटी बना देते हैं जिसमें डॉक्टर इशरत हुसैन साहब होते हैं, जिसमें के नदीम बाबर साहब होते हैं, फिर सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी होते हैं, डीजी ऑयल भी गालिबन इसमें है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब होते हैं, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस होते हैं मोहम्मद अनवार शेख साहब, ये सारे बैठे होते हैं। और इसमें बाकायदा तौर पे नदीम बाबर साहब एक प्रेजेंटेशन देते हैं और ये एम्फसाइज करते हैं कि फोर्टनाइट हर 15 दिन बाद कीमतें बढ़ाना चढ़ाना किस वजह से जरूरी है, हालांकि फाइनेंस डिवीजन इसको अपोज करता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2 दिन में ये फैसला हो गया, या आवाम के मुफादात देखे जा रहे हैं या रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुफादात देखे जा रहे हैं? आपको यकीन नहीं आता? मैं आपके सामने दस्तावेजात दे देता हूं, ये ले पढ़ लें। अशरफ साहब देखिए, मैं तो आपको ये यकीन नहीं आता तो ये फिर अभी रिपोर्ट आई है पेट्रोलियम क्राइसिस की नाज़रीन, मैं आपको इसका बता देता हूं। इसके अगर आप सफा नंबर 134 पे जाएं तो इस पे बाकायदा तौर पे पैराग्राफ 19.4 में लिखा हुआ है कि पीएसओ जो कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन ने प्रेशर डाला, उसको स्क्वीज किया, और जो कल्प्रिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी जो कि इस होर्डिंग वगैरह में मुलव्विस थी उनका बोझ उठाने के लिए प्रेशर डाला, और 7 से 8 अरब रुपया नुकसान हुआ पीएसओ को। और इसी के पैराग्राफ 19.5 में क्या लिखते हैं? कमिंग हार्ड ऑन पीएसओ एंड सॉफ्ट ऑन प्राइवेट ओएमसी इज एन ऑब्वियस केस ऑफ क्रिमिनल मुजरिमाना ओमिशन और कोलूजन बिटवीन द रेगुलेटर्स Ministry of Energy and Petroleum Division and OGRA of Oil Industries and OMC. This inaction can be proclaimed as collusion. ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्या है ये क्रिमिनल का लफ्ज, और इस कमेटी वजीर आजम ने बनाई थी। डॉक्टर साहब अरशद भाई, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, पूरी 1973 के बाद सस्ती तरीन जो दुनिया में तेल हुआ था ना, वो 8 अप्रैल 10 अप्रैल को हुआ था। आपको पता है पूरे अप्रैल में हमने हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऑर्डर कर रखा था किसी भी ऑयल कंपनी को, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कि आप ऑयल नहीं खरीद सकते इंटरनेशनल मार्केट से। 25 मार्च से लेकर मैंने ये सवाल किया था नदीम बाबर साहब ने, उन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी। सर मेरी बात सुन, उसके बाद आपको और ये रिपोर्ट ने प्रूव किया है कि ये इलॉजिकल डिसीजन था उसका। अच्छा, उसके बाद विम्सिकल डिसीजन था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपको पीएसओ भी लिखता है और मार्केटिंग कंपनियां भी लिखती हैं कि खुदारा देखो शॉर्टेज हो जाएगी, खोल दो। मैं नाज़रीन आपकी याद दहानी के लिए, हमने उस वक्त ये सवाल था, और जो सवाल हमने किया था वो वजीर आजम की बनाई इस कमेटी ने साबित किया है कि ये मिनिस्ट्री ने इलॉजिकल डिसीजन लिया था। क्या सवाल था, आइए देखते हैं। 25 तारीख को आपकी वजारत एक लेटर इशू करती है कि जनाब तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल कर दें, और जो भी प्लान इंपोर्ट्स हैं अप्रैल 2020 के आगे से। तो क्या इसी वजह से ये क्राइसिस हुआ? क्योंकि ओगरा की जो फाइंडिंग्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कह रही हैं कि हमें इस पे चार्जेस भी पड़े, पेनल्टीज भी पड़े, हमें अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े, और फाइनल जब आपने काबीना में ओगरा से पूछा जो रेगुलेटर है, वो कहते हैं बिल्कुल इसी वजह से मुल्क में क्राइसिस आया। ये जी नाज़रीन, और फिर आगे आए बाएं शाएं, जिसको कि इस रिपोर्ट ने कहा है कि ये विम्सिकल डिसीजन था, और यही रिपोर्ट्स अब ये साबित कर रही हैं कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन हुए, जिसपे कि नैब का एक बाकायदा मुकदमा बनता है। और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब ने आज नैब को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, इस रिपोर्ट की कॉपी के साथ तमाम जो जिम्मेदारान हैं वजारत के, जिसमें नदीम बाबर, उमर अयूब साहब, डीजी ऑयल और दीगर अफसरान इस मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दे दी। यहां पे नाज़रीन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब का इकबाल बुलंद हो, जी हां, शहजादा नईम बुखारी साहब, इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई नाज़रीन बतौर चेयरमैन पीटीवी, वो कि वो कहते हैं कि जी मैं कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, मैं कोई मरात नहीं लूंगा, लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह फैसला दे चुके हैं, और इसमें एक शर्त ये भी है कि इश्तिहार शाया होना चाहिए, और क्राइटेरिया बड़ा वाज़ेह तौर पे।
लेकिन होता ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास एक ख्वाहिश आती है, उस ख्वाहिश के तहत एक समरी मूव होती है और काबीना उसमें कहती है कि जनाब बिल्कुल जो बोर्ड है वो उसमें नईम बुखारी को बोर्ड में शामिल किया जाए और उन्हें बतौर चेयरमैन नॉमिनेट किया जाए। और ये काबीना के, हमारे ज़राए ने बताया, ये काबीना के उस फैसले में लिखा हुआ है। और इसी काबीना का जब 17 को इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने कहा ये जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया हुआ है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसमें थे और हमारी काबीना की और तमाम काबीना मेंबरान ने भी कहा कि वो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन मिनिस्ट्री ने वज़ीर आज़म की इस ख्वाहिश को स्कटल किया और कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से फैसला दे चुकी है। तो जिस पे फौरन लॉ मिनिस्टर ने कहा जी हाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील है, हम उसको एक्सपेडाइट करेंगे। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये उठता है कि अगर अताउल हक कासमी की तैनाती गलत थी, इश्तिहार के बगैर की गई थी, 65 साल से उनकी उम्र ज्यादा थी, और तो इश्तिहार दे के पाकिस्तान में ये नहीं चेक किया जा सकता था कि कोई टैलेंटेड और लोग भी मौजूद हैं जो कि पीटीवी को इफेक्टिवली एज एन ऑर्गेनाइजेशन चला सकें, बजाय इसके कि जिस तरह अताउल हक कासमी साहब की खिदमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए और काफ़ी एमिनेंट थे, उनकी जो पब्लिक खिदमात थी उनको एक्नॉलेज किया गया था समरीज में। इसी तरह से मिनिस्ट्री ने जो समरी लिखी नईम बुखारी साहब के लिए, उसमें भी उनकी इन खिदमात को एक्नॉलेज किया है। वाकई एक अच्छे वकील भी हैं, लेकिन नईम बुखारी साहब, हम वैसे तो आपके बहुत मद्दाएं चाहते भी हैं आपको, लेकिन अगर अताउल हक कासमी के लिए एक चीज़ हराम है तो आपके लिए हलाल वो कैसे हो गई, किस तरह से हो गई? और आपने खुद ये इकरार किया कि आप पीटीआई के वर्कर हैं, तो मेरिट, इश्तिहार और जो एक टैलेंटेड लोगों का हक है वो किधर गया? क्या आपने इकरार किया कि आप पीटीआई के एक अदना से वर्कर हैं? आइए देखते हैं। मैं बड़ी सोच समझ के पीटीआई का वर्कर बना था। मेरे पास चॉइसेस थी। मैं MQM अल्ताफ हुसैन की बात कर लेता, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर लेता, मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेता। बेहतरीन। चलो डीजल तो सस्ता मिलना था, वो मैंने नहीं किया, सोच समझ किया। लेकिन मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है ना, मैंने ये मेरा जाती तजर्बा है, ख्याल भी है और यकीन भी है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा वजीर आजम इमरान खान है। अच्छी बात है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। और दरबार की जो रवायात हैं जो अताउल हक कासमी की अपॉइंटमेंट में नज़र आई, वो आपको इस शॉट में भी नज़र आ गई होंगी कि जनाब का इकबाल बुलंद हो और इसी हवाले से हमें इंपॉर्टेंट ओहदे मिलते हैं। जो बाकी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो, एज रिलैक्सेशन जो समरी अताउल हक कासमी के लिए मूव हुई थी, उसी तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने आज भी इसी तरह की समरी मूव की। तो दरबार की रवायात से तो डॉक्टर साहब छुटकारा नहीं हो सकता। चलिए डॉक्टर साहब इस पे खामोश रहना पसंद करें। इसके प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।